ये जो ओरिजिनल है यही फर्स्ट हो गई ना। अगेंस्ट द ऑर्डर जनरली तो फाइलिंग, लेकिन यदि कोई डिफेक्ट है या इरेगुलरिटी ऑफ द ऑर्डर है तो अगेंस्ट द ऑर्डर फाइल की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो ओरिजिनल डिग्री, जहां पर ओरिजिनल डिग्री बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो ओरिजिनल डिग्री या ओरिजिनल जुडिक्शन या हाई कोर्ट का, उन्होंने ये जो अपील फाइल की है, उस केस के अंदर अपील फाइल की जा सकती है इन द सुप्रीम कोर्ट।
हाँ जी, ये हमने समझा अपील्स को। अब हम समझते हैं इंजेक्शंस। हाँ जी, इंजंक्शंस। तो इंजंक्शन क्या है? ये बेसिकली रिस्ट्रेनिंग, ये रिस्ट्रेनिंग wrongful act or invasion of others' right इसको हम लोग कहते हैं स्टे ऑर्डर। तो इंजंक्शन क्या है? इट इज ए जुडिशियल प्रोसेस। इंजेक्शन is a judicial process of restraining wrongful act or invasion of other rights। ठीक है, ये जो इंजंक्शन है ये दो टेम्परेरी हो सकता है और ये परपेचुअल हो सकता है। ओके, टेम्परेरी एज पर सेक्शन 39 सीपीसी की, और ये परपेचुअल हमने आपको पढ़ाया था सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर पढ़ाया था। याद आ रहा है? हाँ सर, वहां आपने पढ़ाया था टेम्परेरी वो होता है जब तक कोर्ट की अगली डेट तक के लिए दे दी जाए, परपेचुअल होता है परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी क्या होता है? अनटिल फर्दर ऑर्डर, अनटिल फर्दर ऑर्डर। ओके, यह स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है। तो ये हमने कुछ कुछ समझा इंजेक्शन के बारे में। परमानेंट क्या होता है? ये परपेचुअल हमेशा बाय ये डिक्री, ये परमानेंट होता है, ये परमानेंट रेस्ट्रेंट होता है। ठीक है, इंजंक्शन टेम्परेरी और परपेचुअल। ओके, तो ये हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी, ये बेसिकली स्टे ऑर्डर होता है। कोई आदमी
सपोज एक किराएदार है, टेनेंट है, उसको एविक्ट करना चाहता है लैंडलॉर्ड निकालना चाहता है, और टेनेंट उस कोर्ट में केस करता है, सूट फॉर द इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन, या तो कोर्ट उसको टेम्परेरी इंजंक्शन देती है कि टिल फर्दर डेट ही हैज नॉट टू बी एविक्टेड, यानी लैंडलॉर्ड को रेस्ट्रिक्ट करती है कि जब तक फर्दर ऑर्डर ना हो तब तक अगली डेट से पहले तक उसको निकाला ना जाए। ये सब क्या होता है? टेम्परेरी इंजंक्शन। ओके। और अगर ये जो सारी हियरिंग के बाद में मान लो कोई ऑनर है या ऑक्यूपेंट है और उसके ऊपर कोर्ट में केस किया जाता है और कोर्ट की फाइनल हियरिंग के बाद में डिक्री दी जाती है नॉट टू बी एविक्टेड, तो वो क्या होता है? परमानेंट इंजंक्शन। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमने क्या क्या समझा? टेम्परेरी इंजंक्शन एंड परमानेंट इंजंक्शन। अब हम समझते हैं समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर क्या होता है? समरी प्रोसीजर समरी प्रोसीजर क्या होता है? ये समरी प्रोसीजर दिया हुआ है ऑर्डर 37 के अंदर। जैसा कि हमने सीपीसी में बताया था, कुछ सेक्शन में कुछ ऑर्डर है, तो कुछ केसेज में समरी प्रोसीजर है, सम केसेज में, सम सूट्स में समरी प्रोसीजर जो कि रेगुलर नहीं होते, बड़ा फास्ट चलता है। ये समरी किस किस में होते हैं? प्रोमिजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, हुंडीज के केस में जिसके अंदर बहुत जल्दी फास्ट सुनवाई होती है, समरी प्रोसीजर। ठीक है। इस समरी प्रोसीजर में जो डिफेंडेंट है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड, he is not entitled to defend the suit. He is not entitled to defend the suit. तो बहुत जल्दी होगा, उसको डिफेंडेंट को कोई डिफेंड करने का प्रोसीजर ही नहीं है। ठीक है। इसका पर्पज क्या है? कि उस डिफेंडेंट को जिस पे रियली नो रियल डिफेंस, और उसके पास कोई रियल डिफेंस तो है नहीं, बट सुपर वो उसकी प्रोसेसिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है डिफेंडेंट बाई फिक्टिशियस और आर्टिफिशियल डिफेंस, क्योंकि डिफेंस रियल है नहीं। ठीक है। तो प्रोमिजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रिकवरी ऑफ डेट्स, promissory notes, bills of exchange, checks, hundies, recovery of debts, तो उसके बाद डिफेंडेंट को कोई एंटाइटल नहीं होता कि अनलेस, लेकिन डिफेंडेंट यदि एक लीव देता है, डिफेंडेंट क्या करता है? डिफेंडेंट, हाउएवर डिफेंडेंट में अपीयर, इस केस में डिफेंडेंट में अपीयर एंड may make an application or you can a leave to defend,
वो एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं इस केस को डिफेंड करना चाहता हूं, इस तरह की। ओके, कब? विद इन 10 days ऑफ डेट ऑफ सम्मन, सम्मन के 10 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, तो वो कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, कोर्ट में ग्रांट, कोर्ट में ग्रांट अनकंडीशनली और ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। भाई आप डिफेंड करना चाहते हो तो कोर्ट डिफेंड की परमिशन दे सकता है, अनकंडीशनल और इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिवलस या वेक्सेशियस ग्राउंड है, वेक्सेशियस और फ्रिवलस ग्राउंड है, फ्रिवलस ग्राउंड है, या फिर पार्ट ऑफ द अमाउंट एक्सेप्टेड बाय द डिफेंडेंट नॉट डिपॉजिटेड इन कोर्ट, इन इस केस में वो परमिशन नहीं देगा। ठीक है, समरी प्रोसीजर क्या है? बिल चेक वगैरह के केस में डिफेंडेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिफेंड द सीट, क्योंकि उसके पास कोई रियल डिफेंस तो होती नहीं, फ्रिवलस या वेक्सेशियस होती है। लेकिन चाहे डिफेंडेंट चाहे तो वो एक एप्लीकेशन फॉर द लीव टू डिफेंड फाइल कर सकता है। जब भी एप्लीकेशन टू द लीव फाइल करेगा 10 दिन के अंदर, विद इन 10 days, विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर फाइल करता है, सम्मन के 10 दिन के अंदर, इस केस में कोर्ट में ग्रांट हिम अनकंडीशनली और ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। यदि कोर्ट समझता है कि जो उसकी ग्राउंड्स है डिफेंड की वो फ्रिवलस और वेक्सेशियस नहीं है, तो वो परमिशन दे सकता है। ठीक है, लेकिन यदि फ्रिवलस ग्राउंड है या वेक्सेशियस ग्राउंड है या कुछ डेट है, उसकी कुछ अमाउंट डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट की है पार्ट, है ना, और कोर्ट ने कहा कि उसको कोर्ट में जमा करिए या प्लेंटिफ को दीजिए, और वो ना कोर्ट में जमा की और ना प्लेंटिफ को दी, इन दैट केस दिस लीव ऑफ डिफेंड विल नॉट बी ग्रांटेड। ओके, तो ये हमने समझा समरी प्रोसीजर। अब हम समझेंगे सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर। सीपीसी में क्या प्रोसीजर है सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर, ये हमको और समझना है। सूट्स बाय और अगेंस्ट द सूट्स माइनर, सूट्स बाय और अगेंस्ट द माइनर, ऑर्डर 32। हाँ जी, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है माइनर के केस में, क्या जो लॉ है, लॉ प्रोटेक्ट्स माइनर, लॉ प्रोटेक्ट्स माइनर against law protects minors against their immaturity and
इनएक्सपीरियंस। उनकी इमेच्योरिटी और एक्सपीरियंस के अगेंस्ट माइनर को प्रोटेक्ट करता है। जो भी माइनर का केस होगा दैट विल बी बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड तो जो भी सूट होगा माइनर ये होगा थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। यदि थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड की जगह डायरेक्ट बाय माइनर है डायरेक्ट बाय माइनर है बिना फ्रेंड के या गार्जियन के, तो डिफेंडेंट में अप्लाई फॉर डिसमिसल। डिफेंडेंट में अप्लाई फॉर डिसमिसल, क्योंकि माइनर जो भी सूट फाइल करेगा किसी फ्रेंड के थ्रू, जो मेजर है उसके थ्रू फाइल करेगा। यदि डायरेक्ट बाय माइनर है और अगर डिफेंडेंट माइनर, डिफेंडेंट इज माइनर, तब क्या होगा? तो उस माइनर की जगह कोर्ट विल अपॉइंट somebody to represent minor। माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेंटिफ है तो डिफेंडेंट कैन अप्लाई फॉर द डिसमिसल। अगर वो डिफेंडेंट है तो कोर्ट somebody, ठीक है, एज गार्जियन। Court will appoint somebody as guardian to represent minor। अब ये जो, यदि वो माइनर प्लेंटिफ है तो ए माइनर प्लेंटिफ, ए माइनर प्लेंटिफ ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी, जब वो मैच्योर हो जाएगा, ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी ही हैज टू डिसाइड। ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी shall elect, वो इलेक्ट करेगा कि टू प्रोसीड विद द केस और नॉट टू प्रोसीड। जो केस है उसको उसे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। ठीक है। अब यदि प्रोसीड करना चाहेगा तो एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन क्या देगा कि भाई नेक्स्ट फ्रेंड को, तो प्रोसीड एप्लीकेशन देगा टू डिस्चार्ज नेक्स्ट फ्रेंड एंड henceforth proceed in his own name, अपने नाम में लड़ेगा। और नॉट टू प्रोसीड तो डिसमिसल के लिए एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल एंड पे कॉस्ट टू डिफेंडेंट। ओके, तो ये हमने 5 पढ़े सूट फॉर माइनर।
तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है सूट फॉर द माइनर का वो ये है कि हमेशा कोर्ट प्रोटेक्ट करता है माइनर को ड्यू टू हिज इमैच्योरिटी एंड इन। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है दैट लॉ प्रोटेक्ट्स माइनर फॉर इमैच्योरिटी एंड इनएक्सपीरियंस। ठीक है, तो जब भी माइनर सूट करेगा थ्रू नेक्स्ट अपने फादर मदर फ्रेंड्स, यानी उसको इसने लॉ ने कहा नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू। और यदि नेक्स्ट फ्रेंड की जगह माइनर डायरेक्ट लड़ता है तो डिफेंडेंट डिसमिसल के लिए अप्लाई कर सकता है। और यदि कई केस माइनर के खिलाफ होता है अगेंस्ट द माइनर, यानी माइनर इज द डिफेंडेंट, तो जो माइनर डिफेंडेंट है और उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन नहीं है तो क्या करेगा? कोर्ट विल अपॉइंट समबडी एज गार्जियन टू रिप्रेजेंट माइनर। ठीक है, अब ये जो माइनर है ये तो डिफेंडेंट का केस हो गया। जब डायरेक्ट बाई माइनर ने केस किया है, माइनर प्लेंटिफ है और वो केस चल रहा है, चलते चलते माइनर की एज हो गई 18 ईयर्स, यानी वो मैच्योरिटी लेवल पे आ गया। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो प्रोसीड कर सकता है और नॉट टू प्रोसीड। जब प्रोसीड करेगा तो वो एक एप्लीकेशन देगा कोर्ट को कि भाई जो है हमारा जो नेक्स्ट फ्रेंड जो हमारे ब्याह पे लड़ रहा था उसको डिस्चार्ज करिए और नाउ आई विल प्रोसीड इन माय ओन नेम। ठीक है, या फिर वो एप्लीकेशन देगा कि अब हमें नहीं प्रोसीड करना, एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट, और उस केस में डिफेंडेंट चाहे तो कुछ कॉस्ट मांग सकता है जो खर्चा हुआ डिफेंडेंट का, और ये कॉस्ट माइनर विल पे दिस कॉस्ट। ओके, तो ये हमने पढ़ा ऑर्डर 32 ऑफ सीपीसी एक्ट 1908 सूट्स बाई और अगेंस्ट द माइनर। ठीक है, इस तरह आज हमारा कंप्लीट होता है सीपीसी 1908। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जितने सारे लॉ हैं इनकी आपको केवल वर्केबल नॉलेज चाहिए। ठीक है, जीसीएल के अंदर अब आपको करना क्या है, जो आपको ई बुक्स प्रोवाइड की गई है उस बुक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, उनको करने की कोशिश कीजिए। और कोई यदि आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो काइंडली आस्क मी ऑन माय मोबाइल नंबर और राइट ए मेल। ओके, थैंक यू वेरी मच।